हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का हमसफर, नीट का हमसफर जगजोत सर। और यकीन फास्ट ट्रैक में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नई शुरुआत नए चैप्टर की। इससे पहले जो आप लोगों का चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी तक आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम में आएगा। जो आप 19 को एग्जाम देने वाले हो अभी, वो उस टेस्ट में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। सो मैंने आपको जो 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं वही चैप्टर्स आपको उस एग्जाम में नजर आएंगे। जैसा मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज करके वो सारा टेस्ट देंगे, ठीक है। सो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो यहाँ। अच्छी बात यह है सुबह के टाइम पे हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। अभी हम उल्टे सीधे ख्यालों में खोए नहीं होते, है ना। हम डे ड्रीमिंग अब खत्म कर देंगे, थोड़ी देर बाद विचारों में खो जाएंगे, बट सुबह का टाइम बहुत ही मजेदार टाइम होता है। इस टाइम जो आप याद करते हो आप में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छी तरीके से एकदम समा जाता है। इसलिए सुबह सुबह तो मेरा टाइम है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये लेक्चर स्टार्ट कराने वाला हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की कि क्वेश्चन आना गारंटीड है कि भैया इससे 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, मैं 2 मान के चलता हूं, यहां से जरूर आएंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं इस चैप्टर से जरूर आएंगे। लंबा है थोड़ा चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, अच्छे से हमें इसको तैयार करना है। या हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कि हम लोग यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं सिस्टम की वजह से। करंट जो किसी वायर में फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है, ये आप जानते हो, है ना। सो ये आप जानते हो कि अगर हम ऑयस्टर्ड की ऑब्जर्वेशन से भी देखें, मूविंग चार्जेस या फिर आप कह सकते हो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। चार्ज मूव कर रहा है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, चार्ज रेस्ट पे है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डेफिनेटली अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर करंट कैरिंग वायर से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यही है। दूसरा पार्ट है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी अलग से एक्सटर्नल फील्ड में घूम रहा है तो उस पर भी कोई फोर्स लगता है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 2 कैटेगरीज इसमें है। हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बायोट-सेवर्ट लॉ से, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। अब इस वायर में आप फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों तरीके की वायर के बारे में डिस्कशन करोगे, और इसके बाद लूप का मतलब है सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप, इनके बारे में चर्चा करोगे, इनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल नॉट इन अ मूड, हम इस मूड में नहीं है, वी आर नॉट इन अ मूड ऑफ डेरिवेशन के मूड में नहीं है। हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सो ये बहुत जरूरी है, हमें उनका एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का ये लेक्चर बिना वक्त को बर्बाद करे। सबसे पहले शुरू करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से, और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अमेजिंग लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। क्या किया बायोट-सेवर्ट ने, क्या एक लॉ दिया, 2 अलग अलग नाम है ये, ठीक है ना। बायोट और सेवर्ट 2 अलग अलग फिजिसिस्ट के, साइंटिस्ट के नाम है। सो आप लोगों को याद रखना है इनका कंबाइंड लॉ है, और इस लॉ ने हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका दिया है, पर एक छोटे से एलिमेंट से, छोटे से वायर के टुकड़े से। कहने का मतलब है, अगर मान लो ये आपकी कुछ वायर है, ये कुछ आपकी वायर है, तार है, बहुत लंबी वायर है, जो भी इसकी लेंथ होगी हम नहीं जानते। ये वायर बहुत लंबी सी कोई तार नजर आ रही है। इस तार में एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेते हैं, वो ये है। यानी कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। दिखाने के लिए मैं इसको काफी बड़ा दिखा रहा हूं, बट इसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, डीएल इसकी लेंथ है। और मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको एक वेक्टर कंसीडर करूंगा, डीएल वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप याद रखें, यहां जो हम डीएल चूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, वायर का एलिमेंट, यानी छोटा सा हिस्सा जिसकी डायरेक्शन है। अगर डीएल वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल वेक्टर में जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बहुत छोटी सी वायर है, तो हम इसको सीधी ले सकते हैं, छोटी सी सीधी सी वायर है, ऐसे है। अब हमारा मन किया इस वायर के छोटे से हिस्से से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। मान लो यहां हम चाहते हैं यहां पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए इस वायर से। तो हम क्या करेंगे, इस वायर से यहां तक एक वेक्टर बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। यानी कि आर का मतलब है यहां से लेके यहां तक दूरी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वायर से पॉइंट तक की दूरी है, मतलब बेसिकली पॉइंट तक की डायरेक्शन है। कहने का मतलब है आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी,
जहां से ये शुरू हो रहा है वो वायर है, जहां ये खत्म हो रहा है वो पॉइंट है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वायर एंड इट एंड्स अप टिल वेयर वी वांट टू कैलकुलेट आवर मैग्नेटिक फील्ड। तो कहां ये एंड करेगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये हम कंसीडर करते हैं, छोटा सा एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तो ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है ना। आर वेक्टर में इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इस छोटे से रीजन की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं डीबी, है ना, क्या बोलते हैं, डीबी वेक्टर। तो बायट-सवर्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था और इनका ये लॉ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई और ऊपर आता है आई विच इज करंट डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला बायट-सवर्ट ने दिया है, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से आप देख सकते हो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से आपका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। मान लो करंट ऊपर है और आर वेक्टर इधर है, तो आप अपने राइट हैंड को यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो आप कहां से शुरू करोगे, डीएल क्रॉस आर है तो आप ऐसे लेके जाओगे छोटे वाले एंगल पे, आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया गया होगा। आप डीएल से शुरू करोगे और आर तक जाओगे तो डीएल क्रॉस आर, यानी कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं, मान लो एक वेक्टर एक ये है और एक ये है, तो आप एक से स्टार्ट करते हो दूसरे पे जाते हो। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, मान लो ये ए है ये बी है, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से शुरू करोगे, बी पे जाओगे छोटे वाले एंगल से और राइट हैंड को अपने यूज करोगे, सीधे हाथ को इस्तेमाल करोगे। तो यहां से जो आपका थंब आएगा वो डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द पेज होगी। यही करंट अगर नीचे जा रहा होता तो अगर आप डीएल क्रॉस आर करते तो ऐसे करते तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आती, या मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी, जिसके लिए मैं क्रॉस साइन यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। सो डीएल क्रॉस आर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, सो आप इसको, अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो आप यहां से लिख सकते हो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, आप लिख सकते हो आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और आप चाहो तो आर क्यूब से और आर को यहां कैंसिल करके नीचे आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी के साथ आप लोगों को याद रखना है यहां म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हम इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, इसका जो नाम होता है हम इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमियाबिलिटी। जैसे परमिटिविटी पढ़ते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे यहां परमियाबिलिटी इसको कहते हैं। और क्या पता है हमें इसके बारे में, और क्या जानते हैं हम लोग, भाई किसी मीडियम में जाएंगे तो इसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे वहां बदलती थी मीडियम में इसकी वैल्यू बदल जाएगी। किसी मीडियम में जाएंगे तो हम म्यू लिखेंगे, है ना, ये होगी हमारी किसकी परमियाबिलिटी, किसी मीडियम में। जब हम किसी मीडियम में जाएंगे तो परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगी, ठीक है ना। सो हम इस पर चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे जब हम किसी मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना है, सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ओके, सो अगर हम डिस्कशन करें, चलो ये हो गया हमारा छोटी से, ये पूरी वायर की वजह से नहीं, ये छोटे से हिस्से की वजह से है, जहां यहाँ छोटी सी लेंथ मेरी डीएल है, ठीक है ना। यहाँ छोटी सी लेंथ मेरी हमने क्या कंसीडर कर ली है, डीएल कंसीडर कर लिया। ये अपना फॉर्मूला हो गया अपना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है हम ये जरूर देख सकते हैं, हम इसको लेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। और मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को जो आप मेजर करते हो वो कितनी होती है एसआई यूनिट इसकी, टेस्ला। तो आप यहां से म्यू नॉट की एसआई यूनिट बना सकते हो, ये टेस्ला हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया टेस्ला, और यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर, यहां से डीएल और आर, तो नीचे सिर्फ मीटर बचेगा, तो टेस्ला मीटर, है ना, पर एम्पेयर यहां से इसकी यूनिट आ जाएगी। देखो ऊपर यहां से इसकी मीटर है, इसकी मीटर है, नीचे मीटर क्यूब है, तो नीचे बचेगा मीटर। मीटर को जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर, और फिर किससे डिवाइड करोगे, करंट से, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप इसकी यूनिट यहां से देख सकते हो, ये आपकी म्यू नॉट की यूनिट आ जाएगी। एसआई यूनिट में आपने म्यू नॉट को एक्सप्रेस कर दिया, ये इसकी वैल्यू है। तो यानी कि आप म्यू नॉट बाय 4 पाई को 10 रेज़ टू द पावर -7 कह सकते हो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आप लिखो तो 10 रेज़ टू द पावर -7 इसको लिया जा सकता है। सो बायट-सवर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड देता है। अगर आपको पूरी वायर से निकालनी है, जैसे मान लो कोई लंबी सी वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस पूरी वायर से निकालना चाहते हो तो आपको एक बार डीएल यहां लेना पड़ेगा, एक बार डीएल यहां लेना पड़ेगा, और इन सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करके आपको इन सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू इंटीग्रेट, है ना, फिर आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये आप लोग कर सकते हो, बट हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ डेरिवेशन से ज्यादा उनके रिजल्ट पे काम करना है, और वहीं से सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हम यही करेंगे। सो बैट सेवर्ट लो पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद पता होना चाहिए इसको कैसे यूज करें। अब हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी, हमें डायरेक्टली कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को जो याद रखना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद रखेंगे एक स्ट्रेट वायर की वजह से। करंट कैरिंग वायर होगा तो स्ट्रेट वायर जिसमें करंट जा रहा है, यानी कि एक सीधी वायर। अभी मैं सबसे पहले एक फाइनाइट वायर ले रहा हूं जिसकी लेंथ हम जानते हैं, मतलब फाइनाइट लेंथ है। सबसे पहले हम एक फाइनाइट वायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी लेंथ इंफिनिटी नहीं है, मतलब लेंथ छोटी है। उसकी वजह से हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो इस वायर में कुछ करंट जा रहा है, और मान लिया मैंने करंट ऊपर जा रहा है और करंट जा रहा है आई, ठीक है ना, और मैं इस पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हूं कि भैया मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पी पॉइंट से सबसे छोटा डिस्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो निकालना पड़ेगा। सबसे छोटा डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर, सबसे छोटा डिस्टेंस ये मान लिया। अब आप इस वायर के दोनों एंड पॉइंट को देखो, जहां से ये शुरू हो रही है और जहां ये खत्म हो रही है। मान लो इसको कुछ बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। तो आप सबसे पहले इसको मिला दो, ऐसे, है ना, आप ऐसे पेन से डॉटेड करके या इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो आप देख सकते हो यहां से सी से सी से पी को आप एक बार मिला दो और एक बार डी से पी को आपस में मिला दो। एक स्ट्रेट वायर, मतलब बेसिकली इमेजिनरी लाइन है ये, हम अपनी इमेजिनेशन में इस तरीके से मिला रहे हैं। सो हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, हमने इस तरीके से आपस में मिला दिया। अब यहां से ये कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं बोल देता हूं θ1। नीचे वाले एंगल को देखो, मैंने क्या लिया, θ2। आप देख सकते हो θ1 कैसा है, क्लॉकवाइज, और θ2 आपको कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। θ1 क्लॉकवाइज और θ2 आपको एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला एंगल θ1 और नीचे वाला θ2 आपको ये एंगल नजर आ रहे हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। आर यहां से सबसे छोटा डिस्टेंस है। ऐसे केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहां छोटी सी वायर लूं तो भी इनटू द पेज आएगी, यहां लूं तो भी इनटू द पेज आएगी, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। कहीं से भी आप देख सकते हो वो इनटू द पेज ही आएगी। यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं टोटल यहां निकालने की कोशिश करूं तो एक फॉर्मूला बना सकता हूं, और वो फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ऊपर आएगा साइन θ1, एक करंट भी डालो, आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये जनरल फॉर्मूला है, सबसे जनरल फॉर्मूला। बस आपको θ1 θ2 की यहां जरूरत पड़ती है। आर आपको पता है यहां से सबसे छोटा डिस्टेंस है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, और याद करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज करना है। पर θ1 θ2 ये वाले एंगल है। कभी कभी क्वेश्चन में ये एंगल दे देता है तो आप पहले θ1 θ2 निकालो। कई बुक्स में यहां cos थीटा करके दिया है, तब उसने एंगल ये वाले कंसीडर किए हैं। तो याद रखना, घबराना मत कि सर दूसरी बुक में तो cos थीटा लिया था, क्योंकि उसने ये वाले एंगल लिए होंगे, 90 माइनस थीटा लिए होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए उन्होंने ये वाले एंगल लिए हैं। बट आप लोग कोशिश करो एंगल यहां से मेजर करो, ईजी होता है, ठीक है ना, क्योंकि cos थीटा वाले टर्म में एक नेगेटिव आता है, वहां आप कंफ्यूज हो गए। यहां दोनों एंगल आप ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इसी में स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, ये तो हमारा फाइनाइट वायर की बात हो गई। अब अगर हम इसमें चर्चा करें इनफाइनाइट वायर की, ठीक है ना, ये तो हमारी सिंपल वाली चर्चा हो गई, ये तो सबसे सिंपल वाला हो गया, हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया। अब आपसे डिस्कशन करेगा, अगर इनफाइनाइट वायर हो, मतलब वायर की जो लेंथ है वो हमारी इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट वायर का मतलब है हम वायर के बहुत पास निकाल रहे हैं, कोई भी वायर इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। यानी कि अगर आप यहां ध्यान से देखो, आप यहां से कहां तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो। मान लो करंट ऐसे और इस पी पॉइंट पे इंटरेस्टेड हो, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आर है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। यहां से आपका θ1 और θ2 दोनों आपको लेने होते हैं 90 डिग्रीज, है ना, क्योंकि आप जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ाओगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम θ1, या फिर आप नीचे भी जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम θ1 और θ2 90 डिग्री हो सकते हैं, यानी कि यहां से आ जाएगा 1 + 1, यानी कि यहां से आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। पर ये किसके लिए बोलो, इनफाइनाइट वायर।
कैसी वायर के लिए बोलो, इनफाइनाइट वायर के लिए अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम रख लेते हैं यहां दोबारा से। ये चलो भैया इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में एकदम सेंड कर दो, अच्छी तरीके से सेव कर लो, ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। डायरेक्शन पे अभी चर्चा करेंगे पर पहले फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं, है ना। फॉर्मूला ये है। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें सर और भी कुछ होता है, सेमी इनफाइनाइट भी होता है बच्चा, है ना। अब आपका तीसरी चीज है वो होती है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक साइड से वायर चालू होती है और दूसरी साइड खत्म होती है। कहने का मतलब है मान लो ऐसे कुछ वायर है, यहां से शुरू हो रही है और यहां तक जा रही है और नीचे बढ़ती जा रही है ना। और इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो आप कहोगे इसके ऊपर तो वायर है नहीं, पर नीचे कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। नीचे वाली लेंथ इन्फिनिटी तक है और ऊपर कोई लेंथ है नहीं, और बिल्कुल सामने कह रहा बिल्कुल सामने यहां आर डिस्टेंस पे निकालो। तो यानी कि यहां θ1 आपको नहीं नजर आ रहा, θ1 आपका 0 डिग्री हो जाएगा और θ2 कहां तक जाएगा, θ2 आपका कहां तक जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक साइन 0 और एक साइन 90, साइन 0 0 साइन 90 1, यानी कि यहां से आता है μ0I डिवाइडेड बाय 4πr। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो यानी कि सेमी इनफाइनाइट भी हम लोगों को याद होना चाहिए, ये सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है सर डायरेक्शन किस तरीके से देखते हैं। भैया डायरेक्शन देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। वायर में जब आप डायरेक्शन देखते हो तो आप रूल यूज करते हो, थंब रूल, है ना। यहां आप थंब रूल में क्या करते हो, अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, आप मान लो आप कंडक्टर को पकड़ रहे हो, मान लो ये कंडक्टर है ना, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो अपने अंगूठे को ऊपर रखना है, सीधे हाथ के, उल्टे हाथ का नहीं, सीधे हाथ को यूज करना है। अब आप लोग गलती कहां करोगे, एग्जाम में सीधे हाथ से सब कुछ कर रहे होते हो और उल्टा हाथ यूज कर लेते हो, रूल लगाने के लिए गड़बड़ हो जाती है। गलती नहीं करनी है। पेन को साइड में रखो, जहां जिससे भी लिख रहे हो उसको साइड में रखो और सीधे हाथ को उठाओ। फिर देखो कंडक्टर में करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो कंडक्टर को ऐसे पकड़ लो। अब जो आपकी उंगलियां है ना वो ऐसे ऐसे है कंडक्टर के अराउंड, तो कर्ल्स ऑफ फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देगी। इसको थंब रूल कहते हैं। तो थंब रूल में अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इसके अबाउट ऐसे 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 क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, है ना। आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक का मतलब सबका सेंटर सेम, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और दूर जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये सब क्लास 10th में भी पढ़ा होता है, 12th में भी पढ़ा होता है आपने, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका एक तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर डायरेक्शन ऐसे देख सकते हैं, ऐसे थंब रूल लगा के इस तरीके से हम डायरेक्शन देख के बता सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया कि सर अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, मुझे कहां निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ऐसे, तो इस पॉइंट पे तो इनटू द पेज एंटर कर रही है, तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी आपकी, करंट ऊपर जा रहा है तो इनटू द पेज, है ना। देख सकते हो इसमें करंट ऊपर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, आप ऐसे करके देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, तो पी पॉइंट पे कहां जाएगी, इनटू द पेज। अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता, कोई क्यू पॉइंट, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाती है, आउट ऑफ द पेज, तो यहां आउट ऑफ द पेज आएगी, है ना, आउट ऑफ द पेज आएगी। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो कैसी आ जाएगी, इनटू द पेज। वैसे ही आप यहां भी देख सकते हो, अगर आप यहां लगाओ तो आप बोलोगे सर यहां मेरा करंट जा रहा है नीचे, तो कंडक्टर ऐसे है तो आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ोगे तो कर्ल्स ऑफ द फिंगर क्या होंगी, वो ऐसे ऐसे आएंगी। कहने का मतलब है अगर आपका ये कंडक्टर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रही है, आप ऐसे करके देख रहे हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो आप बोलोगे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, तो यहां कैसी आएगी, आउट ऑफ द पेज। यहां कैसा आएगा, आउट। और अगर मैं यहां किसी पॉइंट पे लूं तो कैसा आ जाएगा, इनटू द पेज, ठीक है ना। और भी एक तरीका है, मैं उससे भी सिखाऊंगा, पर यहां सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब इसी में सबसे जो फेमस क्वेश्चन है वो स्क्वायर लूप का है। कई बार इस तरीके का सवाल आ जाता है, मान लो आप लोगों को ये बोले कि एक स्क्वायर लूप है, तो इस तरीके से आपको एक स्क्वायर लूप दे देता है, इस तरीके से आपका एक स्क्वायर है ना, इस तरीके से स्क्वायर है। थोड़ा सुंदर सा स्क्वायर बनाते हैं, है ना, थोड़ा सुंदर सा स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। एक स्क्वायर है, ये मान लो ये अपना स्क्वायर है और इसमें करंट जा रहा है ना। अब आपने बोला कि मान लो वायर ऐसी है, इधर से जा रहा है और इधर से जा रहा है, और ये स्क्वायर का क्या है, सेंटर है, ठीक है। सो मान लो यहां से करंट कितना चढ़ा, I, तो अब ये करंट दो भागों में जाएगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, I/2, और नीचे भी कितना करंट जाएगा बोलो, I/2। तो यहाँ कितना करंट जाएगा, I/2, यहाँ कितना उतरेगा, I/2, यहाँ करंट कितना जाएगा, I/2, यहाँ करंट जाएगा I/2, और यहाँ से करंट हो जाएगा I, ठीक है ना। सो ऐसे करंट आया और ऐसे चला गया।
तो इसमें इतना ध्यान रखना, अभी तक जो आपने वायर का फॉर्मूला पढ़ा है उसके वायर के लेफ्ट राइट तो हम देखते हैं, बट वायर के सामने कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, याद रखना। जब हम वायर के इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ तो देख सकते हैं, पर कोई बोले वायर के यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है वायर की अपनी एक्सिस पे, वो कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है बोलो, जीरो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। कहने का मतलब है ये जो आपकी वायर जा रही है इसकी वजह से, इस वाली वायर की वजह से सेंटर पे कोई फील्ड नहीं है, इस वाली वायर की वजह से भी सेंटर पे कोई फील्ड नहीं है। मुझे नेट फील्ड कहाँ निकालनी है, सेंटर पे। तो कैसे करोगे इस सवाल को आगे? इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। ये सवाल बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सवाल बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, यहाँ करंट कितना जा रहा है ऊपर आप देख सकते हो I/2, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, करंट ऊपर कितना जा रहा है I/2, यहाँ जा रहा है I/2, यहाँ जा रहा है I/2, इसकी वजह से यहाँ फील्ड कैसी होगी सोचो। ऊपर वाले हिस्से को मैं सफेद रंग से अगर कर दूं तो ऊपर वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जरा सोच के बताओ। ऊपर वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कैसी होगी, पहले ये सोचो, सिर्फ डायरेक्शन देखो। यहां से करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी होगी, इनटू द पेज। कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड बोलो, अगर आप ऐसे ऐसे घुमाओगे इनटू द पेज, इसकी वजह से देखोगे तो भी इनटू द पेज, इसकी वजह से देखोगे तो भी इनटू द पेज। भैया एक तरीका और है जो मैं आपको सिखा सकता हूं, जिसको आप पाम रूल कहते हो, उससे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत है तो राइट हैंड पाम रूल भी होता है, उसमें आप ये करते हो कि करंट मान लो यहाँ ऊपर जा रहा है, तो आप अपने हाथ को, सीधे हाथ को ऐसे करो और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दो, तो जो आपका पाल्म है वो क्या बता रहा है, इस पॉइंट पे इनटू द पेज। अगर आप यहां देख रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में ऐसा करो, तो आपका पाम यहां बता रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो इसमें करंट नीचे जा रहा होता, करंट नीचे जा रहा होता तो मैं कैसे करता बोलो, अगर यहाँ करंट नीचे जा रहा है तो अपने अंगूठे को यहां करता, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो जाती। अगर यहां देखता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाती, आउट ऑफ द पेज। यानी कि ये चीज वहां रखो जहां आपको फील्ड निकालनी है और अंगूठे को रखो करंट की तरफ। कहने का मतलब है अगर करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और आपको कहां निकालना है, इधर, तो इसको कहां रखोगे, उसके पॉइंट की तरफ और अंगूठे को ऊपर। अगर आपको यहां निकालना है तो इसको इसकी तरफ रखो और अंगूठे को ऊपर की तरफ। तो यहाँ फील्ड आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। अगर करंट ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो बदल जाएगी कहानी। ऐसा ही आप यहां भी लगा सकते हो, करंट ऊपर जा रहा है तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। यहां देखो अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो ये पूरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज देगा। और अब आप नीचे वाले से देखो, यहां से अगर आप नीचे वाले से देखो तो यहां करंट नीचे की तरफ है, यहां अगर आप देखो करंट नीचे की तरफ है, तो अगर आप इसके हिसाब से लगाओगे, आप बोलोगे कि सर अब हम यहां देख रहे हैं तो इसकी वजह से करंट आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यानी कि ये नीचे वाला रीजन देगा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, ऊपर वाला रीजन देगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। जितना ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आया उतना नीचे से आया, तो यहां जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएगी, जीरो। तो ये वाला केस आपको याद रखना है, जहां करंट ऐसे आके डिवाइड हो जाए, कुछ यहां से जाए कुछ यहां से जाए। अगर आपका ऐसा सर्किट है जिसमें करंट आधा इधर जा रहा है, आधा आप देख सकते हो क्लॉक है, आधा करंट कैसा है, एंटी क्लॉक है, तो ये क्लॉक वाला करंट दे रहा है इनटू द पेज, एंटी क्लॉक वाला करंट दे रहा है आउट ऑफ द पेज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे वाला क्वेश्चन कर लोगे। ये आपको ऐसे भी दे सकता है या फिर आपको स्क्वायर लूप ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में। मान लो ऐसे दे देगा और ऐसे वायर निकल जाएगी, तो भी सेम ही चीज है। करंट अगर आई आएगा तो यहां से बट जाएगा, यहाँ I/2, यहाँ I/2, तो ये वाले हमें क्लॉकवाइज करंट है तो ये हमें देंगे इनटू द पेज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ये देगी आउट ऑफ द पेज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन दोनों केसेस में आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है। तो ये हो गया हमारा केस 1, ये कैटेगरी 1 वाला सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। बट ऐसा ही सवाल आपका एक और तरीके से आ सकता है, वो ये है कि अब आप लोगों को सवाल ऐसे ना देके, आप लोगों को सवाल अलग दे। समझना, दोनों सवाल अलग है। अब आपको ऐसे बोले कि हमारे स्क्वायर में करंट तो है पर करंट हर जगह ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे और यहां ऐसे। अब ये सवाल अलग हो गया, इसमें हर जगह करंट कैसा है, क्लॉक, या फिर हर जगह करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे जा रहा है। मान लो आपने यहां बैटरी लगा दी तो करंट ऐसे जाने लग गया। इस वाले में क्या था, करंट यहां से एंटर करता था, आधा ऊपर से जाता था, आधा नीचे से जाता था, ये अलग है। और ये सवाल अलग है, दोनों का आंसर भी अलग आएगा। इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। तो इसको हम अच्छे से करते हैं कि सर अगर ये वाला सवाल आएगा तो इसका जवाब क्या होगा, यानी कि आपको एक ऐसा स्क्वायर दे दे एग्जाम में, है ना,
ऐसा एक स्क्वायर दे दे, मान लेते हैं इसकी एज लेंथ हमारी ए है ना, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, मान लो क्लॉक मान लिया मैंने, करंट आए, ये भी करंट आए, ये भी करंट आए, ये भी करंट आए, तो ये हमारा स्क्वायर है ना, और करंट क्या जा रहा है सब में बोलो, आई और क्लॉकवाइज। अब अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे सेंटर पे तो इनटू द पेज आएगी, इसकी वजह से देखोगे तो भी इनटू द पेज, इसकी वजह से भी इनटू द पेज, इसकी वजह से भी इनटू द पेज, करके देख लो, इसकी वजह से इनटू द पेज, ऊपर वाले की वजह से इनटू द पेज, इस वाले की वजह से देखो इनटू द पेज, इस वाले की वजह से इनटू द पेज, तो यानी कि चारों मैग्नेटिक फील्ड यहां अगर आप ध्यान से देखो इनटू द पेज है। और आपको एक चीज और समझ में आएगी, यहां एक सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या है भैया, जितना इस वायर का डिस्टेंस सेंटर से यहां है उतना ही इस वायर का डिस्टेंस सेंटर से यहां। सेंटर का मतलब ये है कि सबसे वो एक जितने डिस्टेंस पे, एक जितनी दूरी पे है ना। कहने का मतलब है अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका a/2, क्योंकि आपका जो ये सेपरेशन है वो a है, तो सेंटर से सेंटर तक की दूरी हमारी a/2 है, जिसको आप r लिखते थे, तो यहां आपका r हो जाएगा a/2। अब आपको क्या चाहिए, आप सबसे पहले सिर्फ इस सेगमेंट को लो, आप इसको नाम बोल दो P और इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R और इसको बोल दो S। तो आप सिर्फ PQ की वजह से निकाल रहे हो, किसकी वजह से निकाल रहे हो, PQ की वजह से। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ये दोनों एंगल निकाल सकते हो आराम से। देखो ध्यान से भाई, ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, तो ये एंगल आपका 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये दोनों एंगल्स आपके 45 डिग्री होंगे। यानी कि मैं सिर्फ इस वायर की वजह से अगर निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं PQ वायर की वजह से निकालता हूं तो ये आ जाएगी μ0 I, जो करंट है इसमें, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये था सर 4 पाई r और sin θ1 प्लस sin θ2, ये अपना फॉर्मूला होता था। पहले तो मैंने पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया जो हमने पढ़ा था। अब आप ध्यान से देखो, यहां से μ0 करंट आपका I है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, r की जगह आप डालोगे a/2, r की जगह कितना डालोगे a/2, और ये दोनों एंगल कितने हैं 45 45, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा है ना, साइन 45 प्लस साइन 45, तो कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां से लिख सकते हो सर, यहां से ये सिंपली हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 है ना, और इस 2 को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2 μ0 I डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 पाई a, और ये आ जाएगा 2/√2 है ना, ये आ जाएगा 2/√2, ये आ गया आपका, ठीक है ना, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 आ गया। तो ये सिर्फ इस हिस्से से आया है, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगी, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगी। तो आप बोलोगे सर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो BQ से आई है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा है ना। आप लिख सकते हो 4 इंटू जो भी आया था 2 μ0 I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई a√2, ये आ जाएगा। अब चाहो तो अब यहाँ 4 से 4 को हटा सकते हो और इसको √2 लिख सकते हो, तो यहाँ से 2√2 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई a, ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको देख सकते हो। तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये दोनों केस इससे कैसे अलग हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें करंट हर जगह क्लॉक ही जा रहा है, इस वाले में करंट यहाँ के बट जाता था, कुछ करंट यहाँ से जाता था, कुछ करंट यहाँ से जाता था। क्लॉकवाइज वाला करंट इनटू द पेज देता था, एंटी क्लॉकवाइज वाला आउट ऑफ द पेज देता था। सिमेट्री की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाती है। आराम से आप देख सकते हो ये दोनों सवाल अलग अलग कैटेगरी के हैं, पर हाँ आप लोगों को दोनों का जवाब आना चाहिए निकालना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर हम चर्चा करें, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये बायोट-सैवर्ट लॉ से आराम से सॉल्व हो सकता है। बायोट-सैवर्ट लॉ का सिंपल एप्लीकेशन है इस फोर्स, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। पहले सवाल को समझो, यहां आप लोगों को डायरेक्शन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो ये हमारी नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी। अब क्या बोल रहा है, वायर कैसे है, बोलो इट इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब एक वायर इस तरीके से आपको नजर आ रही है। इसके अलावा वो बोल रहा है कि हमें मैग्नेटिक, इसमें करंट बोल रहा है 5 एम्पियर आ रहा है साउथ से नॉर्थ, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, और ये करंट कितना जा रहा है, बोलो 5 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर। अब वो क्या बोल रहा है, बोलो, उसने बोला है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर
नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। कहने का मतलब है यहां से कहीं आपको एक छोटा सा लेंथ दे रखा है DL। आप देख सकते हो यहाँ DL 1 सेंटीमीटर दिया है। मैं इसको छोटी लेंथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो वो ज्यादा है। आपको कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 200 सेंटीमीटर। तो 200 के कंपैरिजन में 1 तो छोटा नंबर है ना काफी, इसलिए आप इसको छोटी सी वायर ले सकते हो। और एंगल आपको कितना दे दिया यहां से, एंगल आपको कितना दे दिया 45 डिग्री। मुझे कैसे पता एंगल 45 डिग्री है, अगर ये आपकी ईस्ट है ये नॉर्थ है तो उसने ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, बीच में आएगा। डायरेक्शन से देखो यहां क्या दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, बिल्कुल इसके बीच का, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है। तो अब तो सिंपल है, आप लोगों को बायोट सावर्ट लॉ पता है। बी का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, म्यू नॉट आई, फिर हम जानते हैं क्या होता है DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में डालना है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह आप क्या डाल सकते हो, 10⁻⁻�7। करंट की जगह हमारे पास कितना करंट है बोलो, 5 है। DL की जगह इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बोलो, 1 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻2 साइन 45 को हम 1/√2 लिख सकते हैं, है ना। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई को तो मैं लिख ही चुका हूं ना, सिर्फ नीचे आर स्क्वायर बचा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप 2 मीटर भी तो लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर को, यानी कि नीचे आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, अगर आप यहां से कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप देख सकते हो नीचे √2 है, आप 1/√2 को भी याद रखना, अगर आपको थोड़ी इजी होती है 1/√2 को भी आप 0.707 में, यानी कि 0.7 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। तो ऊपर आ जाएगा 0.7, 35 और 4 से करोगे तो ऊपर 35 डिवाइड बाय 4 तो 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो ऑप्शन है आपका 8 की रेंज में वो यही है। बाकी आप इसमें पावर मैच कर सकते हो, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है ना। आप चेक करो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ बायोट सावर्ट लॉ यूज करना है। और यहां हम DL को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, है ना, यानी कि हम यहां इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो दूरी है ना वो 200 सेंटीमीटर की है। जब आपका R, जहां आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वो बहुत ज्यादा होता है ना, तब हम उसको, जो छोटी सी वायर की लेंथ है ना, उसको हम DL लिख सकते हैं और बायोट सावर्ट लॉ को लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये सवाल अपना बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम कर सकते हैं इस सवाल को। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन 1 आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब सब कर देंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका जवाब नहीं कर सकता। सिंपल सा है, वो पूछ रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के क्यूब के, करंट के रूट के, या फिर क्या 1/करंट के। तो डायरेक्टली आपको पता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का कितना है बोलो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो आप खुद ही बोलोगे सर बी तो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि ये अपना फाइनल जवाब होना चाहिए। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ चलो। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये सवाल में क्या कह रहा है, ईस्ट से वेस्ट हमारी डायरेक्शन है ना। ये हमें सवाल से क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि हम सबसे पहले यहां मान ले अपना ईस्ट, यहां मान लेते हैं वेस्ट, ऊपर मान लेते हैं नॉर्थ और नीचे मान लेते हैं अपना साउथ। अब उसने क्या बोला, बोलो करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, है ना, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट के ऊपर की बात कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर, यानी कि यहां बात कर रहा है इधर। जैसे मान लो ये कंडक्टर है मेरा, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे यहां आपको दिख रही है ये वेस्ट है, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो कंडक्टर के कहां पूछ रहा है, ये कंडक्टर के जस्ट ऊपर का मतलब है यहां कह रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे वो यहां बोल रहा है, इधर सामने, मतलब अबव द कंडक्टर का मतलब इधर अबव कह रहा है। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां, अगर आप सोचो तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे होगी, ऐसे सर्कुलर लूप्स होंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे बोलो, ऐसे आप लोगों के सर्कुलर लूप्स होने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी, देखो ध्यान से, अगर आप इस पॉइंट पे रुक जाओगे तो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहां अगर आप टेंजेंट डालोगे तो इस पॉइंट पे आपको ऊपर की तरफ दिखेगी, यानी कि अगर आप यहां मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो तो ऊपर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे करके देख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने का मतलब है नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो, इसका आंसर आ जाएगा टूवर्ड्स नॉर्थ। आया समझ में ये वाला, सिंपल सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी।
अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब हम लूप की बात करेंगे, हमने स्क्वायर लूप का तो ऑलरेडी चर्चा कर लिया, अब हम सर्कुलर लूप की बात करेंगे। यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां एक रिंग लेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे और उसकी एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है ना, कहां चेक करेंगे, उसकी एक्सिस पे। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा होगा, है ना, जैसे पोटेंशियल देखा होगा, वैसे इसके बारे में भी अगर हमारा कोई लूप है जिसमें करंट जा रहा है, मान लो इस लूप में कुछ करंट जा रहा है आई, है ना, अगर इस लूप में करंट कितना जा रहा है, याद रखना कितना करंट जा रहा है, आई, ठीक है। सो इस केस में आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो यहां, कहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इधर निकालनी है एट अ पॉइंट पी, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं। इसकी डायरेक्शन में फिर आप थंब रूल लगाते हो, बट थोड़ा अलग तरीके से, पर ध्यान से समझना। थंब रूल का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये मेरा कंडक्टर है ना, इसमें मुझे करंट कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है आप देख सकते हो, ये कौन सी डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे एंटी क्लॉक नजर आ रही है। तो मैं अपनी कर्ल्स ऑफ फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करूंगा तो थंब मेरी तरफ आएगा, यानी कि यहां मैं ऐसे अपने आप, ये जो थंब है ना मेरी तरफ आएगा। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ निकलेगी, यानी कि इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। पर होगी कितनी, अगर मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, x, ठीक है, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना ले लें, r, जैसे कि हम पहले भी करते थे, रेडियस r, और इस डिस्टेंस को चूज कर लें हम अपना कुछ x। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। r का मतलब है यहाँ रेडियस, r क्या है इसका, रिंग का रेडियस है ना, और x वो डिस्टेंस है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर से कितनी दूरी पे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इस टाइम जो डायरेक्शन है वो भी आप लोग देखो, मैंने सबसे पहले वाले केस में करंट कैसा माना हुआ है, यहां से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अच्छा मैं पीछे से देखूं, करंट तो अभी भी ऐसे ही जा रहा होगा ना, जब मैं यहां खड़ा हुआ था तो करंट कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज, बट अगर मैं पीछे से देखूं तो मुझे यही करंट क्लॉकवाइज नजर आने लगेगा। जो करंट, अगर आप ध्यान से देखो, जो करंट आपको यहां से एंटी क्लॉकवाइज नजर आता था ना, वही करंट अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आने लगेगा। बात समझ रहे हो अच्छी तरीके से। तो यहां अगर आप सोचो सर पीछे की तरफ अगर हम चले जाएं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जाएगी, तो टुवर्ड्स जाएगी सेंटर। जब मैं यहां खड़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, मैंने अपने कर्ल्स को ऐसे किया था तो मेरी तरफ आ रही थी इस तरीके से। अब मैं यहां जाऊंगा तो अपनी कर्ल्स ऑफ फिंगर को ऐसे रखूंगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ ही जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, है ना, यहां से जाएगी और ऐसे जाएगी। अगर मैं आउटसाइड जाता हूं तो बाहर की तरफ जाएगी। एक तरीके से आप कह सकते हो ये आपका नॉर्थ पोल बन जाता है, ये आपका साउथ पोल बन जाता है। यहां बन जाता है नॉर्थ पोल, यहां बन जाता है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको कभी भी करंट, अगर आपको ऐसे लूप देख रहे हो और आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब आप साउथ की तरफ हो। और अगर आपको इसकी बैक साइड क्या होगी, अगर आप साउथ की तरफ हो तो आप बोलोगे इसके पीछे जो होगा वो नॉर्थ होगा, है ना, क्योंकि जो क्लॉक होता है वो साउथ के लिए होता है। आप साउथ को ऐसे क्लॉक करके भी बनाते हो, ये एस का साइन बन गया। और इसी की तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको करंट एंटी क्लॉक दिख रहा है, अगर करंट आपको एंटी क्लॉक दिख रहा है तो आप इसको नॉर्थ कहते हो। देखो नॉर्थ का भी एक तरीका है, एक अपना ही तरीका है नॉर्थ को बनाने का। यहां मैं अच्छी तरीके से इसको समझाता हूं। नॉर्थ को बनाने का भी एक तरीका है, पहले आप डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, आप यहां बोलोगे नॉर्थ है, पिछली साइड आप बोलोगे साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। यानी कि आपके सामने रिंग है, अगर आपको यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बेटा, अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप कहां बैठे हो, नॉर्थ पे, और मैं कहा हूं साउथ पे। आपको करंट कैसा दिख रहा है बोलो, आपको करंट कैसा दिख रहा है बोलो, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है और मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। आप साउथ पे हो, मैं नॉर्थ पे हूं, है ना, तो आप किस पे हो, साउथ पे, मैं नॉर्थ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ मेरी तरफ आएगी। अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर आप ऐसे देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैं साउथ पे हूं और आप नॉर्थ पे हो, तो फील्ड आपकी तरफ जाएगी, ठीक है। वही चीज आप लोगों को याद रखनी है। नॉर्थ को भी बनाते हो आप, जैसे आप साउथ के लिए बना रहे हो वैसे ही आप नॉर्थ के लिए भी इस तरीके से सिंबल बनाते हो, ये एंटी क्लॉक होता है। देखो एस को मैंने क्लॉकवाइज दिखाया है, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो। नॉर्थ को मैंने एंटी क्लॉक दिखाया है, ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये बस बनाने के लिए, याद रखने के लिए कि साउथ का मतलब क्लॉक और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक। तो यहां से भी आप देख सकते हो, ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझ सकते हो, ठीक है। सो यहां आप लोगों ने क्या करा, यहां रिंग के लिए आप लोगों ने भी ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा,
बट एक्सिस पे किसी लोकेशन पे पड़ा है, हमने एक्सिस पे किसी लोकेशन पे पड़ा है। अगर आप यहाँ x को 0 डाल दो, ठीक है ना, आप कहो कि सर अगर हम x को 0 डाल देंगे तो क्या होगा, अगर हम x को यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या होगा, सोचो सोचो, x को अगर हम यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या होगा, x को 0 डालने से क्या होगा, x को अगर आप 0 डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर क्यूब, यानी आप बोलोगे यहां से आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। बट x0 का मतलब क्या है, x0 का मतलब है आप इसके सेंटर पे देख रहे हो, x0 डालने का मतलब क्या है, आप कहां देख रहे हो, एट सेंटर ऑफ लूप, आप लूप के सेंटर पे देख रहे हो, यानी कि अगर ऐसा लूप है आप इसके सेंटर पे देख रहे हो, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r होगा। ऐसा ही इनफाइनाइट वायर में भी आया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आया था, पर यहां सिर्फ 2r आया है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी अलग है। इनफाइनाइट वायर में 2 पाई आर आता है और यहां सिर्फ 2r आता है, याद रखना। इसके अलावा आप लोग कहोगे और क्या याद रखना है सर, और याद रखना है हमें कि वायर के छोटे से हिस्से से, मतलब आपको सेंटर पे तो पता चल गया, अगर आपका लूप ऐसे है और आपको पता है इसका रेडियस r है, तो आपको पता है पूरी वायर पूरे करंट की वजह से, अगर इसमें करंट कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है बोलो, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। कैसे होगी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इनटू द पेज होगी आउट ऑफ द पेज। फिर आप कहोगे अच्छा हाँ सर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं, मतलब हमारी तरफ साउथ है, पीछे नॉर्थ है, मतलब इनटू द पेज, हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है, इनसाइड, है ना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, जैसे बार मैग्नेट में नहीं होती थी, साउथ से नॉर्थ जाती थी इनसाइड और बाहर जाती थी नॉर्थ से साउथ, यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे। या फिर आप कर्ल ऑफ फिंगर से कर सकते हो, अपनी कर्ल्स को करंट की डायरेक्शन में करो। अब यहां जो राइट हैंड थंब रूल है इसमें आप कर्ल्स ऑफ फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करोगे कि करंट ऐसे जा रहा है तो थंब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देगा इनटू द पेज, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे समझ में आए वैसे कर लो, ठीक है। सो अब आप कहोगे ठीक है सर टोटल सर्किट की वजह से, टोटल लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीच में कितनी थी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, अगर आप बीच में देखोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। पर अब मेरा मन किया कि मैं पूरी वायर से नहीं, मैं सिर्फ इतने हिस्से से देखूं, मैं सिर्फ इतने हिस्से से देखना चाहता हूं, यानी कि इतने पोर्शन से, यानी इस थीटा एंगल से देखना चाहता हूं कि सिर्फ इतने से हिस्से से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो आप बोलोगे हमें क्या करना चाहिए, इसकी लेंथ को पूरी टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना चाहिए, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इतने एंगल को मैं टोटल एंगल से डिवाइड कर देता हूं, यानी मैं थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दूं तो ये आ जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। या फिर आप अपना एंगल अगर डिग्रीज में ले रहे हो, अभी एंगल किस में लिया है, रेडियन में लिया है, बट अगर अपना एंगल डिग्रीज में ले रहे हो तो आप फॉर्मूला डालोगे म्यू नॉट आई बाय 2r और यहां से आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, है ना। अरे जो ये एंगल है, ये एंगल छोटा सा है ना, अगर आप पूरा एंगल लोगे तो 360 हो जाएगा या फिर 2 पाई हो जाएगा। अगर आप रेडियन में ले रहे हो, अगर थीटा आप रेडियन में ले रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, अगर आप डिग्रीज में ले रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। रेडियन और डिग्रीज दोनों फॉर्मूले हैं ना अपने पास, दोनों यूज कर सकते। अब मान लो अब अगर आपका मन क्वार्टर सर्कल से करता है निकालने का, अगर आप क्वार्टर सर्कल से निकालना चाहते हो तो क्या, क्वार्टर का मतलब है ये एंगल कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे पाई बाय 2, है ना, तो सर्कल का 1/4 हिस्सा हो गया। कहने का मतलब है मैं सर्कल के सिर्फ इतने हिस्से से बात कर रहा हूं, ये जो 1/4 हिस्सा है ना, कोई भी ले सकता हूं, ये वाला या फिर ये वाला या फिर 1/4 हिस्सा ये वाला या 1/4 पोर्शन ये वाला, किसी से भी ले सकता हूं। तो यहां से आप बोलोगे सर करंट तो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज होगी, पर कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जो टोटल थी उसका 1/4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r और एंगल की जगह क्या डालोगे पाई बाय 2 और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/4, है ना। तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8r, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं सेमी सर्कल से निकालूं, मैं बोलूं नहीं तो मुझे तो सिर्फ आधे सर्कल से चाहिए, तो आप समझ रहे हो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, आधा हो जाएगा, है ना। चाहे ऊपर वाले से देखो चाहे नीचे वाले से देखो, आंसर यही आएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, वेयर r इज द रेडियस। तो सबसे पहले हमने एक्सिस पे सीखा, फिर हम लोगों ने उसके सेंटर पे सीखा, फिर सेंटर में भी हमने एक छोटे से आर्क से देखा, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू आर्क। अब आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो इसकी एक छोटी सी आर्क से, छोटे से हिस्से से निकाली है सेंटर पे, वो आपका आराम से देखो रेशियो लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलास हैं जो हम लोगों को अच्छे से याद रखने पड़ते हैं अगर हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है,
A circular coil carrying a certain current produces magnetic field B naught at its center. The coil is now rewound as 3 turns and the same current is passed through it. The new magnetic field at the center is. अब समझना ध्यान से, यहां पे अगर आपके पास एक कॉइल है और उसमें एक ही टर्न है, एक सिंगल टर्न है, मतलब एक ही टर्न किया, एक ही आपको नजर आ रहा है, एक रिंग है, सिंपल। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मान लो इसका रेडियस आर है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। फिर उसने कहा कि क्या करा, इस रस्सी को तोड़ा, मतलब ये मान लो इसको रिंग को तोड़ा और 3 टर्न्स बना दिए। कितने टर्न्स बना दिए? 1, 2 और 3, इस तरीके से 3 टर्न्स बना दिए, या नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए हमारे? 3, है ना। एक की जगह अब ये 3 रिंग हो गई, पर आपका रेडियस भी तो छोटा हो जाएगा। अरे भाई, एक रस्सी से आप एक सर्कल बनाओगे, उसी रस्सी से 3 सर्कल बनाओगे, तो सर्कमफ्रेंस तो कंजर्व रहेगी ना, जो उसकी लेंथ है वो तो कंजर्व रहेगी। यहां आप जो रस्सी की लंबाई है, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक वायर की जो लंबाई है, जो आप वायर ले रहे हो, उसकी लंबाई कितनी होगी? 2πr, है ना। कितनी होगी? 2πr। और कितने टर्न्स हैं यहाँ? एक, तो 1 × 2πr। और यहां भी रस्सी की लंबाई तो सेम रहेगी ना, लेंथ तो सेम रहेगी, तो आप यहां बोलोगे इसका जो रेडियस है वो ये है 2πr। और कितने टर्न्स हैं आपके पास? 3, तो ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए। इससे आपको ये मिल जाएगा, आप यहां से लिख सकते हो 2πr इज सेम एज 3 टाइम्स 2π × स्मॉल r। तो आप देख सकते हो 2π कट जाएगा, तो जो छोटा वाला रेडियस है वो बड़े वाले रेडियस से 1/3 होगा। तो आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में याद रख सकते हो। अगर आप किसी एक लूप को छोटे लूप में कन्वर्ट करते हो, है ना, तो अगर आप एक लूप से 3 लूप बनाते हो तो इसका रेडियस r है, तो इसका r/3 हो जाएगा। अगर आप एक लूप से 2 लूप बनाते तो रेडियस r/2 हो जाता। इसकी एक लूप से 10 लूप बनाते तो रेडियस r/10 हो जाता। तो पर अब बात करें यहां मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी म्यू नॉट, उसने बोला करंट सेम है, करंट उसने क्वेश्चन में देखो ऊपर दिया है सेम है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 लूप, लूप भी तो 3 हो गए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो 3 गुना हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी तो 3 गुना हो जाएगी। एक लूप से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2r आती है, तो 2 लूप से 2 × म्यू नॉट I/2r, 3 लूप से 3 × म्यू नॉट I/2r। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला पीछे भी आप ऐड कर लेना, मतलब अगर आप नंबर ऑफ लूप से भी अगर आप फॉर्मूला ऐड करना चाहते हो तो आप याद रखना ये सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर n लूप्स की बात करेगा, अगर आपको नंबर ऑफ लूप्स दे देगा, n लूप्स दे देगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला n × म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r होगा। अभी तक मैं एक ही लूप ले रहा था, इसलिए सिर्फ n की जरूरत पड़ी नहीं थी, बट अगर फॉर्मूले में n की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी डालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैंने कितना डाल दिया? यहाँ 3 डाल दिया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मैंने लिख दिया r। तो आपने देखा यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी म्यू नॉट I × 3 डिवाइड बाई 2, और इसको लिख सकते हो r/3। तो ये r ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो 9 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r हो जाएगी। इसका मतलब है कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स, है ना। सो अपनी वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 9 टाइम्स हो गई है, पुरानी मैग्नेटिक फील्ड के 9 गुना हो गई है बेटा। देख रहे हो ध्यान से, पहले कम थी। देखो जितना छोटा रेडियस है ना मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। छोटे रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो सेंटर पास आ जाता है, देखो यहाँ सेंटर r डिस्टेंस पे है और यहाँ सेंटर स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अच्छा, वायर जितना सेंटर के पास आएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्या? हाँ। जितने टर्न्स होंगे क्या उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्या? हाँ। आया समझ में? ओके। अच्छा, जनरल सोचो, यहां मैंने बोला 1 टर्न था, यहां मैंने बोला 3 टर्न हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 3 स्क्वायर इंटू पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड। देखो 1 टर्न से कितने टर्न पे गए? 3 पे, तो आंसर कितना आया? देखा जाए ये 9 क्या है? ये 3 का स्क्वायर ही तो है, तो 1 से 3 टर्न पे गए तो 3 स्क्वायर म्यू नॉट I/2r, यानी कि 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अगर मैं बोलता यहां से आप n टर्न्स पे चले गए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? बोलो, वो हो जाती n स्क्वायर म्यू नॉट I/2r, यानी कि n स्क्वायर b। आ रहा है समझ में? जनरल फॉर्मूला बना दिया मैंने। अरे ये भी तो बोल सकता था 1 से 4 टर्न हो गए तो आंसर क्या आता? 16 टाइम्स। 1 से 5 टर्न बनाए तो आंसर क्या आता? 25 टाइम्स। अरे हाँ, आया समझ में अच्छी तरीके से? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो ऐसे सवाल के लिए भी तैयार रहना। उल्टा भी हो सकता है, 3 टर्न से 1 टर्न बना दे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 टाइम्स हो जाएगी। यहां 9 गुना हो गई है तो यहां से वहां आओगे, यहां से यहां जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ना, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगी। अगर 4 टर्न से 1 टर्न बनाओगे तो 1/16 टाइम्स हो जाएगी। बस यही याद रखना आप लोगों को, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद हम लोग।
ये देखो ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करोगे। क्या कह रहा है देखो, सवाल पढ़ो सबसे पहले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो जानते हो ना, 10⁻⁻⁶ होता है माइक्रो टेस्ला। इसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। अरे बाबा, ये क्या पूछा इसने। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यहां आपको एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना है। सोचो एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या था। आप देखो यहां x की वैल्यू कितनी दी है, जल्दी से बताओ कितनी दूर बोला है। रेडियस तो अपने को 3 दिया है और डिस्टेंस अपने को 4 दिया है। हमें x दे रखा है 4 सेंटीमीटर और अपने को रेडियस कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस कितना दिया बाबा, 3 सेंटीमीटर दिया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, क्यों नहीं निकालेंगे, इतना सिंपल फॉर्मूला है। म्यू नॉट, आगे बोलो, अरे बोलो म्यू नॉट आई, आगे रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ना। हाँ सर, क्या हमें सब कुछ पता है। अरे हाँ, x4 पता है, रेडियस 3 पता है, कितना आ जाएगा, चलो देखो ध्यान से। हाँ, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, हमारे पास जो आर है वो है सर 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां मैं 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दूं और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऑब्वियसली दोनों के साथ 10⁻⁻² भी है और इसकी पावर 3/2। समझ रहे हो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका। स्क्वायर है तो पावर -4 हो जाएगी बेटा, ये भी याद रखना। मैं इसको पहले भी कर सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो। यहाँ एक चीज याद रखो, यहाँ स्क्वायर भी हो गया ना अंदर, तो आप एक काम करो, यहाँ लिख लो पावर इंटू 10⁻⁻4 और इस पूरे की पावर -3/2। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा यहाँ था, इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। वैसे ही नीचे 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 और फिर पूरे की पावर 3/2। ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डाला बेटा। अरे हाँ, पक्का आ गया ना समझ में। हाँ ठीक है, आ जाना चाहिए भाई। ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट आई और नीचे रहने दो अपना 2, और कितना आ जाएगा ऊपर, आप बोलोगे सर 9 इंटू 10⁻⁻4। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5, ये कितना हो गया एक तरीके से 5। उसके बाद क्या करेंगे, पहले आप देखो पावर 3/2 है। सोचो यहाँ क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 3/2 है, तो आप पहले इसका क्या ले लो, अगर आप ध्यान से देखो क्या ले लो, अगर आप ध्यान से देखो इसका सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, नॉट 5 सॉरी 25 आ रहा होगा ना, ये 25। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 की पावर 3/2। इसका सबसे पहले आप स्क्वायर रूट ले लो, तो पहले स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। अरे 25 की पावर अगर 3/2 है, किसी की पावर 1/2 होता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। किसी की पावर 1/2 होता है तो मतलब स्क्वायर रूट। तो मैं पहले यहाँ क्या कर रहा हूँ, 25 की पावर 1/2 ले रहा हूँ, तो 5 आ जाएगा और क्यूब वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि ये 125 हो जाएगा। समझ रहे हो, 25 का रूट लिया तो 5, फिर क्यूब लिया, पहले स्क्वायर रूट ले लो फिर क्यूब कर दो। वही यहां भी करेंगे, तो आप बोलोगे यहां से सर नीचे 125 आएगा और 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -4 इंटू 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे -6 आ जाएगा। नीचे देखोगे तो -6 आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है इसमें, कभी कभी आ जाता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ये हमें कितनी दे रखी है, 54 माइक्रो टेस्ला दे रखी है। ये अपने को 54 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, 54 माइक्रो टेस्ला दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है सर, हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे ये कितना है 9/25 है ना, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ऊपर कितना आ गया ये, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर है अपने पास 9, नीचे है 125 और कितना है बोलो 10⁻, नीचे -6 था ऊपर ये था, तो 10⁻², ये आ गया। तो बढ़िया काम किया, आप यहां से म्यू नॉट आई बाई 2 की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो क्या करोगे, इन दोनों को, इसको सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 2 की वैल्यू निकाल लो। 125 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 54 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये कट जाएगा, देखो 9 1 और ये 6 आ गया, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 750 इंटू 10⁻²। 750 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप चेक करो ध्यान से देखो, 750 इंटू 10⁻²,
अच्छा और भी है ना यहाँ 10⁻⁻6 भी तो है, माइक्रो में था ना, इंटू 10⁻⁻6 है, उसको भी लिख लो, -6 है तो यहाँ भी लिख लो 10⁻⁻6। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो साथ के साथ चेक कर लेना, मैं भी देख लेता हूँ। देखो मुझे भी लगता है कि कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। ये 54 माइक्रो टेस्ला हो गया। आप देख सकते हो म्यू नॉट आई बाई 2i, आपने क्या करा है, आपने रेडियस का स्क्वायर किया 9 इंटू 10⁻⁴, फिर आपने अंदर नीचे किया 4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आ गया आपका 25, इसका रूट लिया 5, फिर स्क्वायर किया तो सॉरी क्यूब किया तो 125। तो आप देख सकते हो 10⁻⁻4 इंटू, देखो पावर को पहले ले लिया, यहां से कितना हो गया -12/6 -6 हो गया, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 125 को यहाँ मल्टीप्लाई किया और 9 इंटू 10⁻² से डिवाइड किया, तो ये 54 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻6, सब कुछ सही चल रहा है। नीचे 10⁻⁻ और नीचे 10⁻² है, तो आप देख सकते हो यहां से 125 को 6 से करोगे तो 750 आ जाएगा, और 10⁻⁻8 ऐसा कुछ आ रहा है आपका, यहां से आ गया आपका 750 इंटू 10⁻⁻8, ये आ गया अपना यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ सही है सही है सही है सही है, सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पे निकालना है। अब लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लूप के सेंटर पे होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर। तो अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हो, बस आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/r से, समझ रहे हो ध्यान से, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 2 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली, कितनी निकाल ली 750 इंटू 10⁻⁻8, और किससे मल्टीप्लाई करना है 1/r, और रेडियस कितना है इसका ध्यान से देखो 3, तो रेडियस कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250, है ना, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 250, यानी कि आ जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 250 माइक्रो टेस्ला। हाँ सवाल जो है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको तंग कर सकती है, बट अगर आप एक चीज ध्यान रखना, मैं इस सवाल में क्या करता आपकी जगह होता, मैं ना सिर्फ देखता, देखो यहाँ 250 है या 150 है या 125 है या 75 है, मैं पावर्स में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करता। देखो यहाँ तो मैंने आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन लेके दिखाई है, मैं पावर निकालता ही नहीं, मैं इसको 9 ले लेता, इसको 125 कैलकुलेट कर लेता, तो जो भी आंसर आता या तो आपको 2500 आ जाता, या 2.5 आ जाता, या 0.25 आता, जो भी आता मुझे इतना तो पता चल जाता ना इनमें से फिगर कौन सा मैच कर रहा है, 250 वाला मैच कर रहा है ना। मान लो मेरा 25 भी आता तो भी मैं इसको टिक करके आता, क्योंकि मैंने पावर तो ध्यान दी ही नहीं है, तो हमें पावर को ध्यान नहीं रखना था इस क्वेश्चन में। आपको अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिर्फ 54 भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो आपका आंसर है आपको सिर्फ नंबर वैल्यू में निकालना है, तो इस क्वेश्चन में आप पावर को इग्नोर भी कर देते तो भी चल जाता आंसर, सिर्फ आप ये देखते कि 25 आ रहा है 250 आ रहा है, उसके आसपास जो भी आ रहा है वो आंसर आपको मैच करना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पावर्स को आप इग्नोर करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको आदत है पूरा कैलकुलेट करने का, उससे बढ़िया चीज नहीं है। बट कभी कभी वक्त बचाना होता है, मान लो एग्जाम में बचे ही आप, सर बहुत कम टाइम बचा था, लास्ट के 5 मिनट बचे थे, क्वेश्चन करने थे 6, तब क्या करेंगे सर, लास्ट के 5 मिनट में 7-8 क्वेश्चन करने थे, तब क्या करते, और करने जरूरी थे सर सारे, सिलेक्शन पक्का चाहिए अपने को, बाकी सवालों में टाइम बर्बाद कर दिया, इसमें क्या करते, तो फिर मैं यहाँ सिर्फ लिखता म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 9 2 इंटू 25, और यहाँ लिखता 54, म्यू नॉट आई बाई 2 की वैल्यू डालता, यहाँ कैलकुलेट करता, जो भी आंसर आता या तो 0.25 आता या 25 आता या जो भी आता, मैं समझ जाता वो 250 से ही मैच करेगा, क्योंकि सारे नंबर अलग है। गड़बड़ कहाँ होती है, अगर यहाँ 250 2500 ऐसे ऑप्शन होते फिर मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ 25 2500 ऐसे ऑप्शन होते ना, फिर मैं फंस जाता, फिर मैं पूरा कैलकुलेट करता, बट अभी मेरे पास ये फ्रीडम है। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना पड़ता है, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका अच्छा है। ठीक है, समझ रहे हो ना वो तरीका कब लगाना है, पर हर बार नहीं लगाना कि पावर इग्नोर कर दो, वो तभी लगा सकते हो जब सारे ऑप्शंस अलग अलग नंबर पे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने तो पूरी कैलकुलेशन करके सॉल्व किया है तो समझ में आना भी चाहिए। अगले सवाल पे चलो, 2 सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स n आर लाइंग concentrically with their planes at right angle to each other. The currents flowing are I and I√3 respectively. Find the magnetic induction at the center of coil. कहने का मतलब है एक कॉइल आपका ऐसे पड़ा है मान लो, है ना, और दूसरी कॉइल आपकी ऐसे पड़ी है, दोनों का सेंटर ये है, कॉमन है, मतलब एक कॉइल ऐसे पड़ी है, इसका सेंटर यहां होगा, है ना, और दूसरी कॉइल ऐसे पड़ी है, इसका सेंटर भी यहां है, तो दोनों का सेंटर कॉमन है। अब मान लो एक में करंट ऐसे जा रहा है
है ना। इस तरीके से जा रहा है तो एक में करंट इधर जा रहा होगा, दूसरे में करंट ऐसे जा रहा है, मान लो दूसरे में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई B1 और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2, है ना। मैं मान लेता हूं यहाँ जो करंट है वो I है और इधर जो करंट जा रहा है वो √3I है। तो आप बोलोगे यहां से जो B1 होगा वो कितना होगा म्यू नॉट √3I डिवाइडेड बाई 2R। और अगर B2 की वैल्यू की बात करूं, जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक, नहीं B1 में √3 नहीं आएगा, B2 में आएगा, किसी में भी ले लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ ठीक है, इसमें हमने यही ले लिया जैसा कि क्वेश्चन में हमने चूज किया है। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, 1 सेकेंड, ये कितना है म्यू नॉट I। बेसिकली ये वाली जो वर्टिकल वाली लूप है ना, इसमें मैंने करंट I माना है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो B1 है, तो B1 में म्यू नॉट I बाई 2R। अब नीचे वाली हॉरिजॉन्टल वाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है B2, इसमें करंट √3 है, तो आप यहां से लिखोगे म्यू नॉट √3I डिवाइडेड बाई 2R। अब आप देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको चाहिए B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यही तो चाहिए। देखो आप इसको B1 को ये लिख रहे हो, तो B2 को क्या आप √3 टाइम्स B1 नहीं लिख सकते? √3 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, B2 को क्या लिख सकते हो, √3 टाइम्स B1 लिख सकते हो ना। तो आप यही करो, आपको अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप यहां से लिख दो B1 स्क्वायर प्लस √3 B1 और इसका स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 4B1 स्क्वायर, यानी कि यहां से हो जाएगा 2B1। यहां से ये कितना हो जाएगा बोलो, 2B1। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, तो सेंटर ऑफ द कॉइल पे कितना हो जाएगा, B की वैल्यू अब आप जानते हो, B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, तो R से R कट जाएगा, तो म्यू नॉट I बाई 2R। नंबर ऑफ टर्न्स को बाद में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में n थे, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक ही टर्न के लिए सॉल्व किया ना बेटा, मैंने यहाँ n मल्टीप्लाई नहीं किया ना दोनों जगह, उसको बाद में लगा दो, ऑप्शन देख के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप पहले ही दोनों जगह n लिख दो या बाद में लगा दो, एक ही बात है। तो आपने अगर बाद में n लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, यहाँ प्लेन दोनों के अलग अलग है, एक इस प्लेन में रिंग, एक इस प्लेन में आपकी रिंग, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आती है और आप लोगों को यहाँ रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके के सवाल के लिए भी हम तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस R कैरिंग करंट I is B1। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉइल ऑफ रेडियस 2R कैरिंग द सेम करंट I is B2। यार ये तो बहुत सिंपल है, पहली कॉइल से आप लोगों को B1 निकालना है, ये तो बहुत सिंपल है। यहां से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, ये आ गया पहला वाला फॉर्मूला, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में उसने बोला द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉइल ऑफ रेडियस 2R, अब उसका रेडियस 2R है, तो B2 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2R, यानी कि ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4R। अब आपको रेशियो निकालना है B1 बाई B2, तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो B1 बाई B2 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो ये आ जाएगा 4/2। अगर आप देखो म्यू नॉट I कट जाएगा, म्यू नॉट IR कट जाएगा, 4/2 यानी कि 2:1 आएगा यहां से आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। सिंपल, ठीक है, ये इजी था। अगले वाले पे चलो। अब अगले वाले में वो क्या पूछ रहा है, फ्लक्स डेंसिटी। अभी मैंने फ्लक्स वैसे बताया नहीं है, बट जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में करते थे वैसे यहां भी फ्लक्स हो सकता है। फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अभी हम इसको पढ़ाएंगे थोड़ा डिटेल में, मैं बताऊंगा। वैसे ये इस चैप्टर में नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ कुछ, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन में रख रहे हैं अभी इसको। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने बोला है वायर कैरिंग अ करंट 100 एम्पियर, एक वायर में करंट 100 जा रहा है, उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आप लोगों को पता है। इसका रेडियस आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो बस आप क्या करना, फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R इंटू एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यहां से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से म्यू नॉट की जगह आप डाल सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट की जगह क्या डालोगे, जो आपका करंट है वो कितना है 100। पाई की जगह डालोगे 3.14 और आर की जगह कितना डालोगे आप 5 इंटू 10⁻⁻⁹
-2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और फाइनल आंसर चेक करना है। मैं आगे नहीं करूंगा, अब आपको खुद करना है। सारे क्वेश्चंस में मैंने करी है कैलकुलेशन, बट इस क्वेश्चन में अब आपको खुद करनी है। और यहाँ सारे ऑप्शन 1257 1257, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना, यहाँ आप पावर को इग्नोर मत करना, वो तब करते हैं जब सारे ऑप्शन अलग आ रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को पूरा सॉल्व करके इसका आंसर देखना है, फाइनल आंसर चेक करना है क्या इसका ऑप्शन 2 आ रहा है। ठीक है, यह मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इसको पूरा कर सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी b/8। वो बोल रहा है कहां ऐसा होगा, कहने का मतलब है अगर एक कॉइल है, ऐसा ही अभी एक क्वेश्चन पहले भी किया था जहां हमें एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड दी थी और सेंटर पे पूछी थी। अब इसने सेंटर पे हमें कितनी दे दी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो b। आप जानते हो किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अगर रेडियस इसका r है तो वो हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 2r। मान लो इसमें करंट मेरा कितना जा रहा है I। तो अब वो बोल रहा है किसी x डिस्टेंस पे हमें ये x निकालना है जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड b डैश कितना हो जाए, b डिवाइडेड बाई 8, है ना। सो आप सोचो b डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b डैश की जगह हम लिख सकते हैं μ0I, और हम लिख सकते हैं r² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं r² प्लस x² इसकी पावर 3/2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए बोलो, ये तो हो गया मेरा b डैश, है ना, हम यही तो लिख रहे हैं। b डैश किसके इक्वल है, b/8 के, तो ये तो b डैश हो गया। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और b/8 में b की जगह आप लिख सकते हो क्या, μ0I डिवाइडेड बाई 2r, और किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 8 से, तो यहाँ नीचे 16 हो जाएगा, है ना। सो आप कैंसिल करो, जो चीजें कैंसिल हो रही है, μ0I कैंसिल हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहां से, पहले मैं रेसिप्रोकल ले लूं दोनों साइड, तो आ जाएगा 2r² प्लस x², इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई r², इसको आप लिख सकते हो 16r। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, μ0I तो कैंसिल कर दिया, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, पलट दिया, तो देखो ये आ जाएगा 2, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना 16r के। देख रहे हो आप ध्यान से। अब आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आ जाएगा 16r³। आया, ये वाला स्टेप हो गया, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले क्या करना है, वही जैसे पहले करते थे, पहले दोनों जगह स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट हटाओ। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आप सबसे पहले दोनों साइड इक्वेशंस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही आप इसको काट दो 2 और इसको लिख दो 8, है ना। अब स्क्वायर करो तो आप इस साइड देख सकते हो, यहाँ हो जाएगा r² प्लस x², और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्यूब बचेगा। यहां से कितना हो जाएगा 64 r की पावर 6, 64 और r की पावर 6 हो जाएगा। अब आप क्यूब रूट लो, अब आप क्या लोगे, दोनों साइड क्यूब रूट, मतलब पावर 1/3 कर दो, तो यानी यहां हो जाएगा r² प्लस x², और इसका क्यूब रूट। 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का, 4 मतलब 64 का क्यूब रूट, सॉरी 64 किसका क्यूब है, 4 का, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या है, 4। यानी कि आप यहां से क्या लिख सकते हो, 4r², है ना भाई। 64 का क्यूब रूट का मतलब है 64 r की पावर 6 और इसकी पावर 1/3 करना, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, और r की पावर 6 इंटू 1/3 यानी 1/2 हो जाएगी, यानी कि सॉरी 6/3 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, x² निकाल सकते हो। अगर आप यहां से देखोगे, यहां से x² आ जाएगा 3r², यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी √3r। तो ये सवाल भी अच्छा सवाल है, आप देख सकते हो, इस सवाल को भी आप लोग कर सकते हो, ये सवाल भी देखते ही बनता है ना। मजेदार सवाल है, और ऐसा सवाल आ सकता है भैया आपके पेपर में, अच्छे से ध्यान से देखो भैया, नीट में ऐसा सवाल आ सकता है ना। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट हाँ ऐसी कैलकुलेशन की हमें आदत डालनी है। अगले सवाल पे जाओ, देखो कह रहा है two circular coils have diameters 10 centimeter and 20 centimeter with same number of turns. The ratio of the magnetic field induction produced at the center of the coil when connected in series. अब यहां ना लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या बोला है। पता है क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उसने बोला मान लो 2 कॉइल हैं, तो पहली कॉइल ये हो गई और दूसरी कॉइल यही आगे जाके एक दूसरी कॉइल बन रही है, इसमें भी कुछ करंट ऐसे जा रहा होगा। तो कहने का मतलब है दोनों में करंट सेम है। एक तरीके से सीरीज का मतलब यहां सिर्फ ये कहना चाहता है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि दोनों में करंट सेम है, वो बोल रहा है सीरीज में, ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े सीरीज का क्या मतलब है। तो आप बोलोगे अच्छा सीरीज का मतलब है दोनों में करंट कैसा जा रहा होगा,
सेम जा रहा होगा, दोनों में करंट कैसा जा रहा होगा, सेम। फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आप कर ही सकते हो। यानी कि पहले वाले का डायमीटर हमें दे रखा है ये, तो पहले वाले का रेडियस आपका आ जाएगा 5 और दूसरे वाले का रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले का रेडियस डबल है, मतलब एक का रेडियस आप r मान लो तो दूसरे का कितना हो जाएगा 2r, बस इतना ही। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लोगे, अगर आप B1 देखोगे तो आप लिखोगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r, नंबर ऑफ टर्न्स n ले लेते हैं। और B2 की अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे म्यू नॉट, करंट यहाँ भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, 2 टाइम्स यहाँ जो रेडियस है वो 2r है। तो आप B1 बाई B2 निकाल सकते हो ना, अगर आप यहाँ से B1 बाई B2 निकालोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। चेक करो, है ना, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2:1 आपका आंसर। तो यहाँ सीरीज में कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि करंट सेम है, सिर्फ कंफ्यूज करेगा, लैंग्वेज में फंसाएगा, कहीं तो जाल में फंसाना है ना। सवाल मुश्किल नहीं बनाने पर लैंग्वेज में फंसा देता है कभी कभी, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फंसना नहीं है किसी भी तरीके से। ओके, अगले सवाल पे जाओ। देखो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या दे रखा है, यहां से इंफिनिटी से एक वायर आ रही है, यहां से P से जा रहे हो आप Q तक और फिर आप यहां जा रहे हो R तक, और आप देख सकते हो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट O पे आपसे पूछ रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। तो आप देख सकते हो पीछे से इंफिनिटी से Q तक कैसी वायर है, आप इसको बोल सकते हो सेमी इनफाइनाइट। आप इंफिनिटी से यहां तक वायर आ रही है, आप इसको बोल सकते हो सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, इसको सेमी इनफाइनाइट कह सकते हो क्योंकि यहां इंफिनिटी तक जा रही है। फिर आप देखो सेमी इनफाइनाइट में आप कहां निकाल रहे हो, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, यहां से कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, r डिस्टेंस पे। सबसे पहले चेक करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आप देखो ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट कैसे जा रहा है आपका ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखोगे आउट ऑफ द पेज आएगी। आप ऐसे करके देखोगे तो भी, अगर आप ऐसे टर्न्स लेके देखोगे, मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखोगे, थंब रूल लगाओगे तो भी ऐसे होगी, है ना। आप ऐसे देखोगे जैसे मैंने आपको सिखाया था तो भी यहाँ कैसी होगी, आउट ऑफ द पेज। मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आउट, है ना। तो मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B1 कह देता हूं। तो B1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो B1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट, और जो उसमें करंट है, मान लो उसमें करंट कितना है I, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है बोलो, करंट फ्लो कर रहा है I डिवाइडेड बाय, याद है सेमी इनफाइनाइट का आंसर था 4 पाई इंटू R, सेमी इनफाइनाइट है ये, तो B1 आ गया। और ये कैसा आ रहा है आपका, आउट ऑफ द पेज। तो मैं आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। अब B2 देखते हैं पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो यहां से भी ये कैसा करंट है, क्लॉक, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी, आउट ऑफ द पेज आएगी। सोचो ये कैसा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, सॉरी नॉट क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये कैसा है, देखो करंट कैसा है, एंटी क्लॉक है। और आप देखो ध्यान से ये एंटी क्लॉक है, यहां से भी आप देख सकते हो सेम चीज, यहां से भी अप्लाई कर सकते हो, यहां से भी आपकी कैसी आएगी बोलो, आउट ऑफ द पेज। मतलब एंटी क्लॉक का मतलब यहाँ नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज ही आएगी। यानी कि B2 भी आउट ऑफ द पेज है, बट यहां से कितना आएगा, म्यू नॉट I, और ये सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा आंसर आएगा। सर्कल का होता है 2r, तो नीचे आ जाएगा आपका 4r। अब आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, B1 प्लस B2 कर सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों ही आउट ऑफ द पेज है। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R। तो आप देख सकते हो यहां से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R को अलग ले लो, यहां से आ जाएगा 1 बाय पाई प्लस 1। ठीक है, सो कोई ऑप्शन है जो आप लोगों का मैच कर रहा है, एलसीएम लेने के बाद मैच करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R, और यहां से 1 प्लस पाई आ जाएगा। अब ये मैच कर रहा है, अब देखो ध्यान से, अब ये मैच कर रहा है, किससे कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। देख रहे हो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, ये आर्क वाला क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से, यहां सबसे पहले एक वायर आ रही है ना, बट आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, तो ये इसकी एक्सिस पे है। इस वायर के लेफ्ट राइट पे तो निकाल सकते हो, बट वायर के बिल्कुल सामने मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस वायर से और इस वाली वायर से कुछ आंसर नहीं आएगा, तो सिर्फ आपको इससे निकालना है, इस आर्क से निकालना है। पर ये आर्क है कितनी बताओ, ये एंगल आपका π/2 है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस π/2, यानी कि यहां से हो जाएगा 4 - 1, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एंगल हो गया 3 π/2। और फॉर्मूला याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस, है ना, 2 इंटू रेडियस, और थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। ये फॉर्मूला याद है,
तो आप लिख सकते हो यहां से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, थीटा की जगह डालोगे 3π/2, तो यहां से आ जाएगा 3π/4, है ना। 3π/2, एक नीचे 2 है और नीचे भी एक पाई है, तो ये कट जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/8 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, ये अपना फॉर्मूला हो गया। सो आप बोलोगे ठीक है, ये हो जाएगा 3/8 म्यू नॉट की जगह 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट की जगह कितना आएगा बोलो, ध्यान से देखो, करंट कितना दिया हमें सर्किट में, करंट दे रखा है 30 एम्पियर, यहां से आ जाएगा 30, और आप लोगों को डिवाइड करना है किससे, रेडियस से। रेडियस कितना दे रखा है अपने को, 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। आप लोगों को क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻2, 3 × 10⁻⁻2। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से आप देख सकते हो यहाँ 3 है, 3 को 3 से आप कैंसिल कर दो। अब ऊपर कितना बचा, 4 × 3 यू गेट 12, है ना, और नीचे 8 है, तो आप इसको काटो, ये आ गया 2, है ना, ये आ गया 2, और ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो आप देख सकते हो आ गया 15, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻5, तो आप देख सकते हो आ जाएगा 15π × 10⁻⁻5, या फिर आप देखो यहाँ 1.5 करके भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1.5π × 10⁻⁻5। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। डेफिनेटली किससे मैच कर रहा है, हाँ सर इससे मैच कर रहा है। तो ये खूबसूरती है क्वेश्चन की, अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो ध्यान से, एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। आज का आप पूरा लेक्चर देखो, आज के लेक्चर में कैलकुलेशन कितना भरा हुआ है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना कैलकुलेशन वाला नहीं था, बट इस चैप्टर में अच्छी खासी कैलकुलेशन आती है, तो हमें बहुत केयरफुल होकर एक एक पार्ट की, एक एक चीज की, एक एक स्टेप की कैलकुलेशन रीचेक करनी है। बट कोशिश करना है कि पहली बार में ही ठीक हो जाए, क्योंकि एग्जाम में बार बार देखने का टाइम नहीं मिलता। और ऑप्शंस को भी एक बार नजर में रखा करो, ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करा करो। देखो जब मैं कैलकुलेशन करता हूं, आपने कई बार देखा होगा, मैं करते करते ऑप्शन जरूर देखता रहता हूं। उससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, ऑप्शन आपको दिख जाता है, तो आपको आइडिया लग जाता है इसके आसपास आंसर आ रहा होगा। हर बार आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन ईजी थी, आराम से आपका आंसर आ गया था, बट कई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 2 concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radii are 20 centimeter and 40 centimeter. They carry 0.2 and 0.3 current in ampere current, है ना। इसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ 2 कॉइल ले रहा है। मान लो आपकी एक कॉइल ये है ना, और इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, और दूसरी कॉइल आपसे ऐसे ले रहा है, इसमें करंट कैसे ले रहा होगा, वो एंटी क्लॉक। एक जगह क्लॉक, एक जगह एंटी क्लॉक, किसी में भी क्लॉक, किसी में एंटी क्लॉक ले लो, यानी इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट होंगी, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होंगी। तो मैं सबसे पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ, B1 मान लो, बाहर वाले लूप की वजह से निकालता हूँ, फिर अंदर वाले से, फिर इनको मुझे पता है सब्ट्रैक्ट करना है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट होगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कह रहोगे ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो नीचे वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड B2 नीचे, B1 ऊपर, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जो बड़ी है वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जीत जाएगी, बस सीधी सी बात है। तो पहली मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखोगे, वहां नंबर ऑफ टर्न्स 10 है एज पर दी क्वेश्चन। कितने टर्न्स दे रखे हैं, 10 टर्न्स दे रखे हैं, है ना। 10 टर्न्स मतलब उसकी वैल्यू आपको 10 लेनी है, या आगे 10 टाइम्स म्यू नॉट, और इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आपका करंट है, करंट क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, पहले वाले में जो करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो इसका रेडियस है, वो रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 ले लो, तो ये कितना आ गया 0.2 कट गया, तो ये आ गया 5 म्यू नॉट, है ना, इसको ले लिया 5 म्यू नॉट। ऐसे ही अगर आप B2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स म्यू नॉट, और करंट कितना है भैया इसमें, सेकंड वाले में करंट कितना दे रखा है, आप देखो सेकंड वाले में दे रखा है 0.3, कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, अगर आप इसका रेडियस देखोगे कितना है बोलो, इसका रेडियस है सर 40 सेंटीमीटर, है ना, सो आप क्या लिख सकते हो 0.4, ठीक है, डेसिमल डेसिमल गया, 3/4 आ गया, कितना आ गया बोलो 3/4 आ गया ना ये। फिर आप इसको 2 से काट दो ना, एक काम करो इसको 2 से काट दो, ये 5 आ जाएगा। अब कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर आ गया 15, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर आ गया आपका 15 और नीचे आ गया आपका 4 म्यू नॉट, है ना। अब एक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, एक कम, 5 म्यू नॉट ज्यादा है और ये देखो ये तो कम है ना,
है ना, ये तो कम है, देखने में पता चल रहा है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 म्यू नॉट माइनस 15/4 म्यू नॉट। तो ये आ जाएगी आपकी 20 माइनस 15 यानी कि 5/4 म्यू नॉट। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर आपका ये है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां जो हमारी कॉइल है वो दोनों एक ही प्लेन में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐड और सब्ट्रैक्ट हुई है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब दो कॉइल वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें मैंने एक कॉइल ऐसे बनाई थी, एक कॉइल ऐसे बनाई थी, है ना, डायग्राम नहीं दिया था। डायग्राम दिया होता तो अलग ही बात है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो सर कब ये वाला डायग्राम बनाना है, कब ये वाला बनाना है, कब वेक्टर एडिशन करना है, कब ऐसे डायरेक्टली करना है। इस वाले डायग्राम में कब रखना है आपको, बोलो जब वो बोले सेम प्लेन में है। तो दोनों कॉइल सेम प्लेन में, बट करंट अपोजिट था, तो एक में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी, एक में नीचे थी। अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऊपर होती या दोनों नीचे होती, तो मैं इनको ऐड करता। बट यहां मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। ये वाला केस कब लेंगे, जब आपको दोनों कॉइल के प्लेन क्या दे रखे होंगे, परपेंडिकुलर। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, दूसरी इधर है, या फिर जैसी भी होंगी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां अगर आप B1 B2 निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर करते हो, ठीक है ना। ये वाला कब होता है, जब प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, बट इस केस में प्लेन हमारे कैसे थे, सेम थे। तो याद रखना कब ये वाला डायग्राम बनाना है और कब ये वाला डायग्राम बनाना है, दोनों चीजें याद रखनी, गलत नहीं कराना। कहीं एग्जाम में कई बार गलती हो जाती है, पर ध्यान से करोगे। ओके ठीक है, सो भैया चर्चा यहीं खत्म करते हैं, इसकी समाप्ति करते हैं लेक्चर की। सो आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं एक एक करके पहले आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल शुरुआत पे जाते हैं। आज हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है, काफी कुछ कवर किया है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस ही किया है बायोट-सैवर्ट लॉ से। फिर हमने देखा था बायोट-सैवर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, आप क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हो। और यहाँ डीएल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये बायोट-सैवर्ट लॉ से आया, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है यहाँ। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम टेस्ला भी कहते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल ली, अब अगर हम ध्यान से देखें, फिर हमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा। फिर मैंने आपको सबसे पहले सबसे जनरल सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बताया। फिर मैंने बोला इससे आप इनफाइनाइट वायर का निकाल सकते हो, θ1 θ2 90 डिग्री लोगे, ठीक है। और ये थीटा एंगल भी आपको याद रखना है, ये दोनों एंगल है, ये वाला क्लॉक, ये वाला एंटी क्लॉक। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, हमने सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला भी यहां से देखा। फिर हम लोगों ने स्क्वायर लूप के क्वेश्चंस करे। मैंने कहा स्क्वायर लूप में ऐसा भी सवाल आ सकता है, ऐसा भी। इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा सेंटर पे। इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड चारों साइड्स का ऐड हो जाएगा, क्योंकि करंट सब डायरेक्शन में एक जैसा है। क्लॉक है, इसमें आधा ऊपर क्लॉक था, नीचे एंटी क्लॉक था। यहाँ भी देखो क्लॉक है और यहाँ एंटी क्लॉक है, तो ये सिमेट्री से कट जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम ध्यान से, इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किए, सवाल सॉल्व किए, थोड़े से हमने क्वेश्चंस किए, डायरेक्शंस को सीखा अच्छी तरीके से। फिर हमने लूप की बात करी कि किसी लूप से क्या होगा, तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, यहाँ भी एक फॉर्मूला हम लोगों को ये डायरेक्टली याद रखना है। फिर हमने सेंटर पे निकाला म्यू नॉट बाय 2r। फिर एक आर्क की वजह से निकाला θ/2π या θ/360 डिग्री से, बस मल्टीप्लाई करना है टोटल फील्ड को। फिर हमने कुछ सवाल सॉल्व करे, बस थ्योरी में जो हमने पार्ट कवर किया वो मेजर पोर्शन यही है। इसके बाद तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और डीपीपी में भी एक दो अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मजेदार क्वेश्चन मिल सकते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से तसल्ली से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, सवाल इतने सारे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। बट आप लोगों को भी पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। आपको पता है क्लास के बाद आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। वहां से सॉल्व एग्जाम्पल करोगे तो मेरी मदद और आपकी मदद दोनों हो जाएगी। उससे हमें क्या होगा, हमें टेंशन नहीं रहेगी कि एग्जाम में हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ कुछ एनसीईआरटी के सवाल भी करा दूं साथ साथ, बट ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ एग्जाम में, इसलिए मैं उन क्वेश्चन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, आज का लेक्चर फिर यहीं समाप्त होता है। फिर आप लोगों से मिलूंगा दोबारा से। अभी मैं टाटा बाय बाय अलविदा कहूंगा आप लोगों से। फिर मिलूंगा कल आप लोगों से इसी वक्त, कहाँ, PW पे। बाय एवरीवन, टेक केयर।